ये 1 और 2 कंडीशन में तोड़ दिया है। फिर सवाल कैसे बनाएगा? सवाल ऐसे बनाएगा कि पहली कंडीशन में A1 और B1 की वैल्यू देगा। जैसे मान लो A1 और B1 की वैल्यू दे देगा और दूसरी कंडीशन बोल देगा कि यदि A2 की वैल्यू इतनी है तो बताइए B2 कितना होगा। यहाँ पर कुछ न लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, तो वहां होता है 2। इस 2 का मतलब है कि अंदर 2 के पेयर बनेंगे। तो अगर देखा पेयर तो पेयर बना 1 और एक पेयर में से एक संख्या बाहर निकलती है। तो इसका मतलब ये 81 इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये हमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल को देखाने की कैलकुलेशन करने लगे, एकदम गधे वाली मेहनत। तो हम ये चेक करते हैं कि जैसे ही देखो शुरुआत में जब डिब्बा अकेला था तो उसकी चाल ये थी 20/3। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 61वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 60 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि 59वां लेक्चर है, लेकिन उसमें मुझे बोलना चाहिए था कि 60वां लेक्चर है। तो आप मेरे बोलने पर उस वाली वीडियो में ध्यान ना दें कि मैंने उसमें 59वां बोल दिया है। केवल आप थंबनेल में देख लिया करें, कौन सा डे लिखा है उसी क्रम का वो वीडियो है। तो मैंने पिछली वाली जो वीडियो थी 60वें नंबर की, उसमें मैंने गलती से बोल दिया था कि ये 59वें नंबर की क्लास है, लेकिन आप थंबनेल में देखेंगे तो मैंने वहाँ सही लिखा है। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 15। इस टाइप को हम आज की क्लास में पूरी तरह से कवर करेंगे। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में हमने अनुपात समानुपात का टाइप नंबर 14 डिस्कस किया था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े होंगे और ये जो टाइप वाइज में मैथ करा रहा हूं इसको आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 15। इसमें हम समानुपात का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये मैंने एक कॉन्सेप्ट भी लिख दिया है, सवाल तो मैंने एक लिखा है लेकिन यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि सर इससे किस तरह से सवाल बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इस क्वेश्चन को अभी हम समझेंगे। पहले हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सर ये कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए हम पहले इसको ही कवर कर लेते हैं। देखो, हम यहाँ पर देखेंगे कि सर ऐसा हमको बहुत बार दिखेगा कि ए और एक ऐसा चिन्ह मिलेगा और इधर एक वेरिएबल लिखा मिलेगा, या फिर हमको ऐसा मिल सकता है ये एक वेरिएबल है और चिन्ह यही वाला है लेकिन इसको 1 अपॉन करके लिख देगा। तो पहले हम समझेंगे कि ये जो लिखी हुई चीज है और ये जो लिखी हुई चीज है इनको पढ़ते क्या है। ये जो है इसको पढ़ते हैं प्रपोर्शन, मतलब ए प्रपोर्शन बी, इसको इंग्लिश में ये पढ़ते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? देखो, चिन्ह तो सेम है, बस ये उल्टा हो गया है, तो हम इसको इनवर्सली प्रपोर्शन पढ़ते हैं। ये इनवर्सली प्रपोर्शन है, इंग्लिश में इसको ये पढ़ते हैं। हम इसको हिंदी में कई नामों से जानते हैं और इसको भी हिंदी में कई नामों से जानते हैं। अलग अलग नाम लिखकर हमारे इन सवालों में ये देता है, तो हमें पता होना चाहिए कि सर इनको किस किस नाम से वह पढ़ सकता है। इसी चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ए समानुपाती बी, इसको हम समानुपाती का चिन्ह भी बोलते हैं। अगर हम बात कर देंगे सर ऐसे लिखा है, ये अपॉन में है, तो हम इसको बोलेंगे विलोमानुपाती, कि ए बी के विलोमानुपाती है, इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर बोल सकते हैं कि ए बी के समानुपाती है। तीसरा, कि हम इसी वाले चिन्ह को अगर समानुपाती नहीं बोला है तो बोलेगा अनुक्रमानुपाती है। सवाल में अनुक्रमानुपाती बोलेगा तब भी उसका मतलब यही होता है। ऐसे बोलेगा कि ए बी के अनुक्रमानुपाती है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। जो ए है वो बी का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा संबंध है। यहाँ सीधा सीधा संबंध और यहाँ उल्टा संबंध है। एक तीसरे नंबर पर भी हम इसको ये इस तरह से भी लिखकर एग्जाम में देता है कि जो ए है, ए सीधे बी पर निर्भर करता है। जो ए है वो सीधे बी पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब यही होता है समानुपाती। अगर ऐसे लिखा कि ए विपरीत बी पर निर्भर करता है, ए जो है ना वो विपरीत बी पर निर्भर करता है, या फिर यहाँ लिख रहा आएगा निर्भर करता है के स्थान पर कि ए सीधे बी के अनुसार बदलता है, ऐसे भी लिख सकता है। तो यहाँ लिखेगा ए बी के विपरीत बी के विपरीत के अनुसार बदलता है, इस तरह से वो लिख सकता है। तो कुल मिलाकर ये 3 बताए और एक मैंने बता भी दिया बोलकर, तो कुल मिलाकर हिंदी में 4 हो गए और एक इंग्लिश में हो गया।
तो पहले तो हमें ये सीखे कि सर इनको हम पढ़ते क्या है, हम पहले पढ़ना इनको सीख गए। अब हम बात करेंगे कि सर ये चिन्ह है, ये समानुपाती का ही चिन्ह होता है। ये आगे वाली संख्या बताती है कि इसको हम समानुपाती पढ़ना है कि हमें इसे विलोमानुपाती पढ़ना है। वो आगे वाली संख्या क्यों बताती है, अगर नॉर्मल सी संख्या है तो वह समानुपाती है, और अगर उल्टी रखी है तो वह विलोमानुपाती कहलाता है। अगर हम इन चिन्हों को देखा होगा तुमने, भौतिक विज्ञान में भी इस्तेमाल होते हैं और यही चिन्ह गणित में भी इस्तेमाल होते हैं। तो जब ये भौतिक विज्ञान में स्टार्ट हो मतलब इस्तेमाल होते हैं, या फिर साइंस के अंदर, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। जब केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि कोई रिएक्शन है, उसकी प्रतिक्रिया की दर क्या है, तो वहाँ किसी न किसी चीज़ के समानुपाती होती है। तो ये वाले जो साइन है वह विज्ञान में भी आप देखोगे और ये वाले साइन गणित में भी आएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ कि अगर ये विज्ञान में हो तो अगर इन्हें हमें हटाना होता है तो क्या करना पड़ता है। अगर ये साइंस में आएंगे तो अगर हमें इनको हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए नियम क्या है, ये जो है ए ए बराबर, इसको चिन्ह को हटाते हैं, पहले इस वाले को हटाते हैं। अगर ये समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट चिपका देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक सर के और बी, ये हो गया, चिपका दिया। ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया और कोई कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब हम बात करते हैं सर इस वाले की। तो इस वाले में भी क्या होगा, कोई ना कोई कांस्टेंट अपनी तरफ से इसमें चिपका देंगे। तो यहाँ पर हम देखो ए बराबर ये के अपॉन बी। अब यहाँ तुम ऐसा मत सोच लेना कि सर जो भी हम वेरिएबल ये अपनी तरफ से बना रहे हैं कोई कांस्टेंट, उसको वेरिएबल के साथ ही हमेशा नहीं रखते। अगर कोई ऐसा समझे कि सर वेरिएबल के साथ रखते हैं, तो अगर इसमें हटाए इसको और कॉन्सेप्ट मतलब कांस्टेंट लगाना चाहे तो कहीं ऐसा मत करना कि के जो नीचे वाली बी के साथ चिपका दो। के का मल्टीप्लाई होता है तो वो हमेशा ऊपर ही किया जाता है। तो ये जो नियम है ये भौतिक विज्ञान में चलता है। भौतिक विज्ञान में हम ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे तुमने देखा होगा कि जो बल होता है एफ जी का मतलब क्या है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। ये समानुपाती होता है वैसे किसके समानुपाती होता है, तो ये दो चीज़ों के समानुपाती होता था। एक तो द्रव्यमानों के गुणनफल के और एक बीच की दूरी के वर्ग के, ये व्युत्क्रमानुपाती होता था। तो इस तरह से होता था। अगर हमें इसका चिन्ह हटाना है तो यहाँ कोई कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा। तो ये बन क्या जाता था, ये बन जाता था कि गुरुत्वाकर्षण बल बराबर, और यहाँ आएगा कोई कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट लगता था वो होता कैपिटल जी, और ये बन जाते थे m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने साइंस में देखा होगा कि सर गुरुत्वाकर्षण बल का यही फॉर्मूला बनकर आता है। तो पहले हुआ क्या था, ये समानुपाती का चिन्ह था, उस चिन्ह को हमने हटाया। तो हटाते ही विज्ञान में तो कोई ना कोई कांस्टेंट चिपका देते हैं, तो यहाँ कांस्टेंट लगा दिया। इसको गुरुत्वीय नियतांक बोलते थे। अगर हम यहाँ पर बात करें सर, उसमें जो विद्युत बल होता है एफ ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक फोर्स, ये किसके बराबर होता है, तो ये Q1 Q2 बट्टे आर स्क्वायर। मतलब जो दो आवेश होते हैं, आवेशों के गुणनफल के तो समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम यहाँ पर चिन्ह लगाना भूल गए, चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह है। अगर हमें इस चिन्ह को हटाना है तो यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आता है, तो हम लिखेंगे सर एफ ई बराबर, वो जो कांस्टेंट होता है वह कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट होता है। और फिर जैसे का तैसे हम पीछे लिख देंगे, ये हो जाएगा Q1 और ये Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हमारा विद्युत बल का फॉर्मूला आ गया। तो ये तो चीज़ें हमने भौतिक विज्ञान में देखी होंगी कि सर फिजिक्स में या केमिस्ट्री में अगर समानुपाती का ये चिन्ह हटता है तो ज़्यादातर हमारा काम होता है कि सर हम इसी तरह से कांस्टेंट चिपका देते हैं। ऐसा ही होता है, हमेशा होता है। 99% केसेस में ऐसा ही होता है, और 1% कोई केस होंगे जिनमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ेगी। लेकिन हम जैसे कि पाई भी एक कांस्टेंट है, तो अगर साइंस में पाई का इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वैल्यू रखते हैं। इसीलिए मैंने 99% कहा कि 99% अगर इन चिन्हों को हटाया जाता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट जुड़ता है।
और 1% केस में डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। लेकिन अगर गणित में हम ये चिन्ह कहीं दिख जाएं और इनको अगर हटाना पड़ेगा तो फिर हम इनको कैसे हटाते हैं? इनको हटाने का एक तरीका है। ये जो है ना, इनको इनकी दो कंडीशन बना देते हैं, 1 और 2, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। क्या मतलब होता है? ये जो है, अगर इसमें से ये चिन्ह हटाना है तो ये बन जाएगा A1 बट्टे A2। जहां पर जो वेरिएबल रखा है वहीं पर उसका 1 और 2 में तोड़ देते हैं। 1 अंश में रख देंगे और उसका 2 बनाकर हर में रख देंगे, कहीं पर भी हो। तो हमने यहाँ पर ये वेरिएबल है तो इसका 1 और 2 में तोड़ा, 1 को हमने अंश में रखा और 2 को हमने हर में रख दिया बराबर। इसको भी हम तोड़ देंगे तो ये B1 बट्टे B2 बन जाएगा। तो गणित में हमने इसको ऐसे सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं सर इस वाले की, ये कैसे होगा? तो ये जो है, जहाँ A है तो A को तो सीधा 1 और 2 में तोड़ेंगे, अंश और हर बनाएंगे इसका, तो एक A1 और A2 हो जाएगा बराबर। ये जो बराबर का साइन लगाने के बाद अगर हम आगे लिखना चाहते हैं तो यहाँ देखो B है कहाँ पर, B है अपॉन में, तो ये होगा क्या? जैसे ये जाएगा तो 1 अपॉन, जहां पर B रखा है वहीं पर 1 और 2 में तोड़ दो तो ये हो जाएगा B1 और यहीं पर B2 बन जाएगा। तो अगर इस चीज को सॉल्व करेंगे तो ये जो B2 है ना वो ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बदल कर B2 अपॉन B1 बनेगा। तो हम इसको अभी डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि उल्टा है ना, तो इसका उल्टा होता है, ये उल्टा है ना, तो 2 ऊपर आएगा, A नीचे आएगा, B1 नीचे आएगा, B1, इस तरह से ये बदल गया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये चीज समझ में आई होगी कि सर गणित में अगर कोई कांस्टेंट का चिन्ह ये वाला जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम वहां पर कांस्टेंट बहुत ही कम जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या था कि 99% केसेस में हम सीधा सीधा कोई ना कोई कांस्टेंट जोड़ेंगे, और यहाँ क्या है, 99% केसेस में गणित में जब ये इस्तेमाल होता है तो 1 और 2 में तोड़ते हैं, दो कंडीशन हम उसकी बना देते हैं। 1% केस ऐसे भी हैं जहाँ पर हम कांस्टेंट मानना पड़ेगा, फिर वहाँ के उस कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो वो केस होते हैं। तो ज़्यादातर गणित में ये इस्तेमाल होता है कि अगर इसको 1 और 2 कंडीशन में हमने अगर तोड़ दिया है, इसको ये 1 और 2 कंडीशन में तोड़ दिया है, फिर सवाल कैसे बनाएगा? सवाल ऐसे बनाएगा कि पहली कंडीशन में A1 और B1 की वैल्यू देगा, जैसे मान लो A1 और B1 की वैल्यू दे देगा, और दूसरी कंडीशन बोल देगा कि यदि A2 की वैल्यू इतनी है तो बताइए B2 कितना होगा, या फिर ऐसे बोलेगा कि B2 की वैल्यू इतनी है तो बताइए A2 की वैल्यू कितनी होगी। तो ये सवाल दो कंडीशन बना देता है, तो पहली और दूसरी कंडीशन, इसमें से चार, जैसे दो कंडीशन बनाने के साथ ही 4 वेरिएबल बन गए, तो इन 4 में से 3 वेरिएबल सवाल में वो देगा, वो हमें पहचानने हैं कि किस तरह से दिया है, और आराम से यहाँ पर रखना है और सॉल्व कर देना है, तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भली भांति समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं इसको। एक संख्या A एक दूसरी संख्या B के वर्ग के समानुपातिक है। देखो इसने बोला है एक संख्या A है, ये A है, ये समानुपातिक है, ये समानुपातिक है, लेकिन किसके समानुपातिक है? इसने बोला है, ये ध्यान देना कि B के वर्ग, जो B है ना, B से सीधा सीधा नहीं है, B के वर्ग के समानुपातिक है, तो हम यहाँ पर B का वर्ग लिखेंगे। अब हमें पता चलेगा कि सर ये जो लाइन थी यहाँ से लेकर हमने लाइन स्टार्ट की और यहाँ आके खत्म की, पूरी ये लाइन पढ़ते आए और यहाँ तक पढ़ी, तो हमें पता चला कि सर ये बात बोल रहा है कि A एक संख्या है और एक B संख्या है, उसमें जो पहली वाली A संख्या है वह दूसरी वाली के वर्ग के समानुपाती है, तो उसका हमने वर्ग किया और उसका समानुपाती का चिन्ह लगा दिया। अब हम जानते हैं कि सर ये गणित की बात कर रहा है, तो गणित की बात करता है तो हम दो कंडीशन बनाते हैं, तो हम इसकी भी दो कंडीशन बना देंगे, इसको हटाकर ये हो जाएगा A1 बट्टे A2, और यहाँ बराबर का साइन, ये हो जाएगा B1 बट्टे B2, लेकिन इन दोनों का वर्ग हो रहा है तो इसका भी वर्ग होगा और इसका भी वर्ग होगा। ये हमने अपने अनुसार, जैसे हमने भाई गणित में सीखा है कि इसको सर कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में तोड़ देते हैं, तो हमने ये तोड़ दिया। अब हम देखते हैं सर वैल्यूज दी होंगी, यहाँ इनके मान दिए होंगे, तो देखते हैं कौन से मान दिए हैं। इसने बोला है कि जब A का मान 10 है, जब A का मान 10 है तब B का मान 9 प्राप्त होता है। मतलब A1 अगर 10 है तो फिर B1 9 हो जाता है। और फिर आगे बोला है कि जब A का मान 810 हो तो B का मान क्या होगा। मतलब देखो यहाँ क्या दिया है
जब ए का मान 10 है मतलब A1 बराबर कितना है 10, तो फिर B1 कितना हो जाता है, B का मान 9 प्राप्त होता है। उसने कहा कि जब A2 का मान, जब A का मान 100 मतलब 810 हो तो इसको फिर हम A2 मान लेंगे, दूसरी कंडीशन है ना। तो दूसरी कंडीशन में 810 है अगर, तो हमें B2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हमारे पास डेटा दिया है, वो हमने सब कुछ लिख लिया। ये पहला सवाल है तो मैंने हर चीज लिख कर बताई है। अब हमें क्या, ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। तो रखे देखो, A1 के स्थान पर 10 रखेंगे, A2 के स्थान पर 810 रखेंगे, बराबर B1 कितना है 9, 9 का हम करेंगे वर्ग, और B2 को हम निकालेंगे, B2 इसका स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि सर इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ये जो B2 है वो इधर आएगा, तो हम बोलते हैं B2 का स्क्वायर बराबर, ये 9 में 81 हो जाएगा, और गुणा में ये वाला जो 81 वो भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वर्ग दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वर्गमूल बनता है, ये हमने बहुत अच्छे से समझाया है आपको। तो यहाँ बन जाएगा ये वर्गमूल 81 मल्टीप्लाई बाई 81। अब जहाँ अगर यहाँ पर कुछ न लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं होता है, तो वहाँ होता है 2। इस 2 का मतलब है कि अंदर 2 के पेयर बनेंगे। तो अगर देखा पेयर, तो पेयर बना 1, और एक पेयर में से एक संख्या बाहर निकलती है, तो इसका मतलब ये 81 इस सवाल का सही उत्तर होगा, ये 81। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये सवाल क्या है। ये आराम से हमने इस सवाल को कर दिया। अभी हमने हर चीज इसमें लिखी है। अब इसके बाद जो भी सवाल आएंगे हम उसको डायरेक्ट ही अब सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस एग्जाम 2020 के पेपर में ये पूछा गया सवाल है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें समझ में आया होगा। पहले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल करते हैं। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी तरल पदार्थ का वजन सीधे उसके आयतन पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है कि किसी तरल पदार्थ का जो वजन है वह सीधे, यहाँ पर हम बात करें सीधे, सीधे किस पर निर्भर कर रहा है, उसके आयतन पर। तो मैंने बताया था अभी, बस एक शब्द हमें पकड़ में आ जाए उससे हम समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। हमने अभी इसको डिटेल में समझाया था। सीधे का मतलब होता है समानुपाती। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि उसका वजन, वजन मतलब वेट, इसका जो वजन है वह समानुपाती है, वह समानुपाती है किसके, इसके आयतन के। तो यहाँ लिखेंगे आयतन, वॉल्यूम मतलब वी। अब अगर हमें समानुपाती का चिन्ह हटाना है तो हम इसको तोड़ देंगे 1 में, ये W1 अपॉन W2 हो जाएगा, बराबर में ये V1 अपॉन V2 हो जाएगा। शुरुआत वाली कंडीशन 1 1 है और बाद वाली कंडीशन 2 2 है। इसने बोल रखा है कि एक तरल जिसका वजन 12 किलोग्राम है, मतलब W1 12 है, तो उसका आयतन 3 लीटर है। तो इसका मतलब W1 कितना है 12, तो W1 हमने रखा कि सर ये 12 है, यहाँ रख देते हैं, ये 12 है, तो उसका आयतन कितना है 3 लीटर, ये 3 लीटर आयतन है, मतलब V1 की वैल्यू है। तो W1 और V1 दे दिया, 12 और 3 रख दिया। फिर उसके बाद ये इसने बोला है कि उस तरल का वजन कितना होगा, वजन मतलब W2 पूछ रहा है, जब उसका आयतन 4 लीटर होगा। इसका मतलब आयतन V2 की वैल्यू दी है 4 लीटर, तो यहाँ पर इसने ये क्वेश्चन मार्क किया है। सर आराम से इस सवाल का जवाब हम बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके जान ये चला जाएगा ऊपर और ये 3 आ जाएगा नीचे, और इस 4 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर। तो एक बात बताओ, जब ये 3 नीचे आएगा तो 3 से ये 4 बार कटेगा, और फिर इस 4 का उस 4 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के 4 चौक 16 निकल के आएगी। एक स्टेप मैंने बीच में गायब कर दिया है, लेकिन तुम यहाँ से कैलकुलेशन समझ जाना। ये क्वेश्चन मार्क जाएगा इधर, ये 3 आ जाएगा अपॉन में, और ये 4 पहुंच जाएगा ऊपर। तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल के आएगी, 3 से ये 4 बार कटेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो ये हमारे सामने ये 16 निकल के आया, 16 किलोग्राम। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 11/1/2023 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करते हैं, हर क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होता है। बस अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी डिजिटल बोर्ड जैसी फीलिंग आती होगी, क्योंकि भाई यहाँ पर बहुत मेहनत होती है। इन सवालों को ढूंढो, फिर कॉपी पर लिखो, फिर उनका बेस्ट सॉल्यूशन
करके देखो, उसके बाद यहाँ पर नोट करो हर सवाल को, फिर इनको एक एक करके वीडियो बनाओ। तो मेहनत तो इसमें लगती है, लेकिन एक बार मेहनत करनी पड़ती है हर एक व्यक्ति को। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि जितनी मेहनत मैं यहाँ खड़े होकर कर रहा हूँ, अगर उतनी आप बैठ कर लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्स और वाई सीधे अनुपात में हैं। देखो यहाँ से भी समझ में आया, एक्स और वाई जो है ये कह रहा है सीधे अनुपात। तो सीधे अनुपात का मतलब क्या है? सीधे अनुपात का मतलब समानुपाती होता है। तो इसका मतलब एक्स और वाई सीधे अनुपात में है, तो हम इसको लिख देंगे कि एक्स समानुपाती वाई होगा। फिर आगे बोला है कि वाई की वैल्यू इतनी है जब एक्स का मान 37 है। इसका मतलब ये एक्स 1 हो गया, ये वाई 1 हो गया। जब एक्स का मान 37 है तो वाई का इतना निकलता है। फिर कह रहा है कि जब एक्स का मान 16 हो तो वाई का मान बताइए। तो हम इस कंडीशन को भी 1 और 2 में तोड़ देंगे। ये हो जाएगा x1 बट्टे x2। देखो अभी मैं हर चीज लिख रहा हूँ। अगर हमें इस सवाल को करते, तो हम इस सवाल को अगर हमने इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो हम इसको डायरेक्ट करते ना कि 3 लीटर कितने के बराबर है? 12 किलोग्राम के। तो इसका ये कितने गुना है? 4 गुना है। तो सर 4 लीटर की बात करते हैं तो इसका 4 गुना 16 आ जाएगा। डायरेक्ट हम इस सवाल को कर देते, लेकिन अभी क्या है, हमने अभी सिखाया है, एक ही सवाल तो कराया है, तो इसलिए हम हर चीज लिख देते हैं। जब आप इन सवालों को बहुत बार कर लोगे और आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, उसके बाद इन सवालों को डायरेक्ट करोगे बिना पेन और पेपर के, आराम से कर सकते हो। लेकिन मैंने अभी समझाया है तो मैं हर एक चीज को अभी यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं बेचारे, जब तक लिखो नहीं तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है। तो मैंने चलो लिख दिया है। इसको भी अगर मैं चाहता तो ये लिखने की कोई आवश्यकता थोड़ी थी, लेकिन फिर भी हमें क्या है कि हमें हर एक व्यक्ति को देखकर काम करना होता है, इसलिए मैं हर चीज अभी लिख देता हूँ। किसी की स्पीड अच्छी है तो वो लिखेगा ही नहीं, वो डायरेक्ट सवाल सॉल्व कर देगा। तो अब हम यहाँ से इनकी वैल्यूज को रखते हैं। इसने बोला है कि x 37 है तो y 92.5 है। तो ये x1 है और ये y1 है। तो x1 की वैल्यू 37 है, मतलब यहाँ अगर 37 रखेंगे तो फिर y1 कितना है? 92.5 है, ये y1 हो गया। उसके बाद इसने कहा है कि अगर x 16 है, मतलब x2 की वैल्यू है ये, तो x2 की वैल्यू यहाँ पर अगर 16 है तो सर ये वाला बताओ, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ बताइए ये कितना होगा, y का मान बताओ। तो देखो इसको बराबर का साइन लगाओ यहाँ, बस इसको सॉल्व ही तो करना है। तो सॉल्व करना है, इसको यहाँ पहुंचा देना और ये 37 आ जाएगा नीचे और ये 16 पहुंच जाएगा ऊपर। तो ये तुम्हारे लिए मैं छोड़ देता हूँ कि इतना काम तुम स्वयं करो। ये जो काम है यहाँ से इसका सॉल्यूशन करके इसका आंसर निकालो, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। क्योंकि गणित की अगर क्लास है, अगर आप टीवी की तरह पिक्चर की तरह देखोगे, लेट कर आराम से कंफर्ट जोन में और स्क्रीनशॉट ले लेके रख लोगे, तो इस बात की गारंटी है जीवन में स्क्रीनशॉट तो बहुत लेते हैं, लेकिन उन स्क्रीनशॉट को दोबारा कोई कभी नहीं पढ़ता है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर मैं एक बार समय इस पर दे रहा हूँ, दोबारा समय ना देना पड़े, तो इन सवालों पर पेन और कॉपी लेकर बैठो और इन सवालों को साथ का साथ सॉल्व भी करते जाओ। तो थोड़ा सा मैं काम तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये काम इनमें से ढूंढना कौन सा सवाल इस सवाल का कौन सा जवाब है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 2 16/6/2022 के पेपर में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो देखो हम यहाँ से पढ़ेंगे, ये तो कह रहा है कि धनात्मक और कह रहा है वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ये जो है इस लाइन का मतलब समझ में आता है, अभी हमने समझाया था, तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो ए है ना, वो ए, ये यहाँ तक हो जाएगा। ये जो ए है वह समानुपाती है, लेकिन किस चीज के समानुपाती है? वो कह रहा है जो बी है ना, बी उसका धनात्मक वर्गमूल। तो धनात्मक वर्गमूल मतलब बी और इसका वर्गमूल निकालेंगे, ये इसके समानुपाती है। वो ये कहना चाहता है कि बी की वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो प्लस में निकालना, प्लस में। तो ठीक है, अब हम जानते हैं। अच्छा हाँ, एक और बात बोल रहा है, आगे सवाल पढ़ो। जो ए है ना वो बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है और सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। देखो यहाँ ये भी यहाँ ध्यान देना है कि सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये बात किसके लिए बोली गई है? ये बात जो है ना वो किसके लिए बोली गई है? जब यहाँ पर और लगा हो और, तो हमेशा समझ जाना कि ये वाली जो बात है वह पहले वाले के लिए बोली जाती है।
और जब यहाँ पर लिखा हो जो या जिसका, मतलब इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन सुना होगा हु विच दैट, तो जो या जिसका यहाँ पर लिखा रहता है। अगर इस और के स्थान पर, इस और के स्थान पर जो या जिसका होता, तो फिर ये वाली आगे वाली जो लाइन थी वह दूसरे वाले के लिए होती। लेकिन यहाँ पर अगर कभी और लिख कर आता है तो ये इसके आगे जो भी लाइन है, ये जो भी डेटा है वह पहले वाले का होता है। तो पहले वाले का ही बताया है कि जो ए है ना, ए, वो ए सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये जो सी का घन कर देंगे, सी का घन करेंगे तो यहाँ सी क्यूब और उसके व्युत्क्रमानुपाती हो तो नीचे लिख दिया। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा सही करके लिखते हैं कि ये जो ए बन गया और ये बी के वर्गमूल के समानुपाती हो गया सीधा सीधा, और सी के घन के उल्टा हो गया, सी के घन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब हम ये जानते हैं कि सर इसको हम 1 और 2 में आराम से तोड़ सकते हैं। तो हम देखो, हमने बताया था जहां पर भी जो वेरिएबल हैं वहीं पर 1 और 2 में तोड़ देते हैं। तो ये तो हो जाएगा A1 अपॉन A2, ये बराबर का साइन लगेगा। ये जो होगा ये तो ऊपर रखा है, तो हम इसको लिख देंगे सर B1 अंडर रूट के अंदर B1 बट्टे अंडर रूट के अंदर B2, क्योंकि ये तो सीधा सीधा संबंध था। तो ये B1 ऊपर आ गया, B2 नीचे आ गया। लेकिन C का जो क्यूब है वो नीचे रखा है, तो इसका मतलब उल्टा करेंगे, 2 वाली वैल्यू ऊपर जाएगी, 1 वाली नीचे आएगी। तो C2 ऊपर आएगा इसका क्यूब, और बट्टे में आएगा C1 इसका क्यूब नीचे आएगा। बस ये हो चुका है। अब हमें यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है। सवाल में हर एक की वैल्यू दी है। देखो पहली वाली कंडीशन में दे रहा है यदि B बराबर 27 है, C बराबर 2 है, होने पर A बराबर 15 आता है। तो ये B1 है, ये C1 है और ये A1 है। तो B1 C1 A1 की वैल्यू रखो। A1 की वैल्यू कितनी है? 15 है, तो हमने रखा यहाँ पर ये 15 है अपॉन A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू देखो, ये दूसरी वाली कंडीशन में ये वैल्यूज दी है, B की वैल्यू पूछी है, तो A2 की वैल्यू 9 है, 9 रख दिया बराबर। ये कह रहा है B1 की वैल्यू कितनी है? शुरुआत में B कितना है? 27 है, तो यहाँ पर आएगा 27 और उसका आएगा वर्गमूल। उसके बाद धनात्मक, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ आएगा B2 कितना है? B2 तो पूछा है, तो वर्गमूल के अंदर B2 रख देंगे, इसकी हम वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई बाई C2 ये है 2, तो 2 का हम कर देंगे क्यूब, और अपॉन में C1 कितना है? शुरुआत में C कितना था? 2, ये भी 2 है, तो सर 2 का कर देंगे क्यूब। तो सर ये तो सेम हो गया, ये तो सेम होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये कट जाएगा, इसको यहीं काट देंगे, कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो है या तो एक काम करो कि दोनों पर वर्गमूल है ना, ये वर्गमूल हम इधर भेज सकते हैं, तो ये दोनों पर हम मान लेंगे, दोनों पर हमें एक ही बार में दिखाना चाहिए था, ये पूरा में एक में, वो वर्गमूल जब इधर भेजेंगे तो वर्ग बन जाएगा, 15 का भी वर्ग हो जाएगा, 9 का भी वर्ग हो जाएगा। तो 15 का जो वर्ग होता है, ये जो 15 का वर्ग होता है, 15 15 225 होता है, और 9 का होता है 81, और बराबर क्या रह गया? ये रह गया होगा 27, और नीचे रह गया होगा B2। तो अब हमारा काम क्या है? देखो B2 को भेज देना ऊपर, और ये 81 पहुंच जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा 225। तो देखो नीचे 225 आएगा। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग को लगा सकते थे, ऑप्शन देखो कैसे है, ऑप्शन ये है। तो हम बात जानते हैं कि सर ये 225 है ना, ये नीचे आएगा, ये 225 नीचे आएगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे जो संख्या होगी वो संख्या इस 225 को काट देगी, तो नीचे एक तो 42 है, एक 25 है, 51 है और 37 है। तो देखो 37 से 225 नहीं कटता, तो 225 से 37 कभी नहीं बन पाएगा, 42 225 से कभी नहीं बन पाएगा, 25 बन जाएगा। हमें मालूम है सर ये जो 25 है, हाँ ये इससे तो बन जाएगा। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। हमें जरूरी नहीं है कि हर सवाल को देखाने के कैलकुलेशन करने लग गए, एकदम गधे वाली मेहनत। दो तरह की मेहनत होती है, या तो एक होती है गधे वाली मेहनत, बिना सोचे समझे लग जाओ, और एक होती है थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मतलब होता है कि जब भी तुम फाइनल कैलकुलेशन पर आओ, जब भी तुम फाइनल कैलकुलेशन पर आ जाओ, तो एक बार उत्तरों पर निगाह मार लेना, एक बार आंसर्स देख लेना, सर ऑप्शंस क्या है, क्योंकि वहां से थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। बहुत सारे हमारे पास नियम होते हैं, यूनिट डिजिट होता है, डिजिटल सम होता है, डिविजिबिलिटी होती है, तो तमाम हमारे पास चीजें होती हैं, या फिर फैक्टर होता है, मल्टीपल कौन सा किसका है। ये तमाम चीजें हैं हमारे 4 उत्तरों में से एक उत्तर ढूंढने के लिए बहुत मदद करते हैं। इसको मैं नंबर सिस्टम में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो तुम्हें आती होगी। यहाँ से थोड़ा अंदाजा लगता है कि ये 225 नीचे आएगा। अब 225 से क्या बन सकता है नीचे,
42 बन नहीं सकता, 37 बन नहीं सकता, 51 बनेगा नहीं, तो यही बनेगा। इस सवाल का जवाब हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल टीयर 1 5/12/2022 में आया है। तो इसका पहले लीजिए आप स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे भी आगे के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी विद्युत उपकरण की बिजली खपत अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। देखो, अनुप्रयुक्त वोल्टता और यहाँ विद्युत खपत, तो हम बात कर रहे हैं ये खपत की और वोल्टता की। वोल्टता का मतलब होता है विभव, इसको साइंस में वोल्टेज विभव बोलते हैं, साइंस में वोल्टेज कहते हैं। तो हम खपत की बात करते हैं और वोल्टता की बात करते हैं। इसने बोला है कि ये जो खपत है वह अनुप्रयुक्त वोल्टता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान देना, वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। तो जितनी मैंने बातें अंडरलाइन की है उनसे मुझे क्या समझ में आता है। हम जानते हैं कि सर ये जो खपत है, खपत को हम बोलते हैं सी, कंजम्पशन सी, यह समानुपाती है। किसके समानुपाती है? उसकी वोल्टता, वोल्टता मतलब विभव, विभव के वर्ग की, विभव है, वोल्टता को वी मानते हैं और इसका वर्ग करेंगे तो इसके अनुक्रमानुपाती है। ये है, ये हमको दे रखा है सवाल में, ठीक है। फिर इसने बोला है कि यदि उपकरण में 120 वोल्ट की वोल्टता होने पर 150 वाट की खपत होती है। तो शुरुआत का इसने दिया, ये वोल्टता शुरुआत की दी, मतलब V1 दिया, और उसने कहा कि खपत 150 वाट होती है, तो ये C1 दे दिया, मतलब ये V1 की वैल्यू, ये C1 की वैल्यू। फिर आगे बोल रहा है कि 240 वोल्ट पर यह कितनी खपत करेगा। तो 240 वोल्ट मतलब ये V2 की वैल्यू दी है, तो यहाँ पर खपत पूछ रहा है C2 की वैल्यू। तो हम इसको इसको हम 1 और 2 में तोड़ सकते हैं। C1 बट्टे C2 बराबर V1 बट्टे V2, और इन दोनों का हो रहा है स्क्वायर। अब यहाँ हम इसकी वैल्यूज को रख देंगे। देखो, जिस व्यक्ति ने इसकी प्रैक्टिस अच्छी कर ली है उसको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। वह यहाँ से वैल्यूज उठाएगा और डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेगा जो मैं अब लिखने वाला हूँ। यहाँ देखेगा कि सर ये 220 वोल्ट, यहाँ V1 की वैल्यू है 220, V1 की वैल्यू यहाँ रखी 200, सॉरी 120 है, 120 का वर्ग बट्टे ये बराबर का साइन है। उसके बाद ये कह रहा है 150 वाट की खपत, ये C1 है, तो C1 की वैल्यू यहाँ रखनी है 150 ये रख दिया अपॉन, इसने बोला है कि बाद में बिजली की खपत पूछी है, मतलब C2 की वैल्यू पूछी है, ये वाला C2 पूछ रहा है। V2 भी दे रखा है, V2 कितना है 240 वोल्ट, तो हम यहाँ रख देंगे 240 और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब ये है कि इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इन दोनों का होल वर्ग लगा सकते हैं। हम अगर चाहेंगे तो सर ये जो दोनों पर वर्ग है इसको हम हटाकर इसका होल वर्ग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टेप लिख देते हैं कि 150 बट्टे C2 बराबर, अगर हम इसको होल वर्ग के अंदर रख देंगे तो 120 से ये 240 दो बार कट जाएगा, इससे ये दो बार कट जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 1/2 और इसका यहाँ होल वर्ग, क्योंकि ये दोनों के ऊपर वर्ग था मैंने उधर पहुंचा दिया। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का वर्ग ये 4 हो जाएगा, तो ये नीचे आएगा 4, इस 4 का गुणा इस 150 से होगा और ये इधर C2 पहुंच जाएगा। तो C2 की वैल्यू हो गई 150 गुणा 4, तो 150 का जब 4 बार गुणा करते हैं तो आंसर 600 आता है। इसका मतलब यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से जो C2 का मान है वह निकल के आएगा 600 वाट की खपत होगी, क्योंकि इसको कंजम्पशन में वाट बोला है। यहाँ पर बस हमको 600 देखना है कहाँ पर है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इस सवाल का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो उम्मीद करते हैं तुम्हें ये जो सवाल है ये समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन देखो एसएससी जीडी 2025 के पेपर में पूछा गया सवाल है, तो उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है कि वायलिन तार की लंबाई उसके कंपन की आवृत्ति के संबंध में व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है। देखो यहाँ से ध्यान दो, तार की लंबाई की बात कर रहा है और कंपन की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है, और वह क्या व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है, व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदल रही है। तार की जो लंबाई है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मतलब इसको n मान लेना
लंबाई को L मान लेंगे। ये व्युत्क्रमानुपाती रूप से बदलती है, तो हम इसको लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि सर लंबाई है ना इसकी फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है, तो हम लिख देंगे L समानुपाती है इस n के, नहीं समानुपाती नहीं व्युत्क्रमानुपाती है, तो 1/n करेंगे यहाँ पर 1/n, ये हो गया। अब अगर हम इसको 1 और 2 में तोड़ना चाहें तो ये बन जाएगा L1 बट्टे L2 बराबर का साइन, ये N2 ऊपर आ जाएगा N2 बट्टे N1। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को रख देंगे, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो ये वाला काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट इसको सोच कर माइंड में डायरेक्ट ये वाला काम करेगा जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। इसने बोला है कि 12 इंच लंबे वायलिन तार की आवृत्ति 450 चक्कर प्रति सेकंड है, ये तो शुरुआत का लंबाई है L1 है, L1 की वैल्यू कितनी है 14, तो ये 14 ऊपर दिया है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी कितनी है 450, तो यहाँ पर ये N1 है ना, तो देखो यहाँ पर ऊपर तो आएगा N2 जो कि हमें पता नहीं, यहाँ पर आएगा 450 क्योंकि ये शुरुआत वाली नीचे है, व्युत्क्रमानुपाती है ना तो उल्टा होता है। और अपॉन में दूसरे वाली लंबाई कितनी दी है दूसरी वाली कंडीशन में 12 इंच, तो हम यहाँ पर रख देंगे 12 इंच। अब हमें बस इसको सॉल्व करना है, सॉल्व तो तुम आराम से इसको कर ही सकते हो। इसको 2 से काट देंगे तो ये 7 बार कटेगा, 2 से काट देंगे तो ये 6 बार कट जाएगा। अब देखो 3 से काट देंगे तो पॉइंट में आएगा कि 6 से कटेगा, 6 से इसको काट के चेक करो, हाँ 6 से ही कट जाएगा, 6 सत्ते 42 बचा 3, 6 पंजे 30 होता है, 75 आ गया। 75 का गुणा 7 में करना है, तो 7 पंजे देखो 7 7 49, अच्छा ये सभी करीब हैं, ये बिल्कुल करीब हैं, तो 7 7 पन्ने 35 की 5 होगा, हासिल 3, 7 7 49, 50 51 52, तो ये आएगा 525 राउंड पर सेकंड, ये राउंड है, आर का मतलब है राउंड, चक्कर प्रति सेकंड। तो इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में पूछा गया सवाल है। ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा इसमें वेरिएबल की संख्या ज़्यादा है, तो देखते हैं ये क्या है। किसी गोले का वजन, देखो यहाँ पर किसकी बात करता है पहले हम वो देखते हैं। ये जो वजन है ना, वजन वजन मतलब वेट, वेट उसकी त्रिज्या, त्रिज्या मतलब होती है आर, इसको हम मानते हैं आर के घन, इस त्रिज्या का भी घन करना है, और जिस सामग्री से वह बना है उसके घनत्व के समानुपाती है। सामग्री का जो घनत्व होता है उसको डी मान लेंगे, और उसके है क्या समानुपाती है, इन दोनों के ही समानुपाती है। तो देखो समानुपाती है इसका मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वजन है इसकी त्रिज्या के घन तो मतलब आर का क्यूब, और सामग्री जो है ना उसके घनत्व के समानुपाती है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं कि ये जो W है, वजन W, ये समानुपाती है, किसके समानुपाती है, इसकी त्रिज्या के तो घन के, त्रिज्या के क्यू के, और इसके मल्टीप्लाई में रखेंगे सर घनत्व, घनत्व यहाँ पर सीधा सीधा घनत्व का गुणा कर दो डी। ये है दो गोलों की त्रिज्याएं इतनी है, देखो दो गोलों की त्रिज्याएं हैं, तो एक को R1 मान लेना, एक को R2 मान लेना। पहले वाले को हम मानते हैं ये सर R1 होगा, तो ये R2 होगा। सामग्रियों में घनत्व, घनत्व ये है तो ये D1 होगा, और ये D2 मान लेना। यदि दूसरे गोले का वजन, दूसरे गोले का वजन मतलब ये W2 दिया है कितना है, तो पहले गोले का वजन मतलब W1 याद करो। तो देखो सारे के सारे वेरिएबल हमें पता चल गया। पहले हम इसको ये चिन्ह हटाएंगे तो ये बनेगा W1 बट्टे W2 बराबर, ये बनेगा R1 का क्यूब बट्टे R2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई यहाँ D1 और ये D2, ये बन चुका है इक्वेशन। अब यहाँ हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो यहाँ W1 रखना है, W1 कितना है पहले गोले का, अच्छा वजन पूछा है W1 ये पूछ लिया है, तो हमें W1 की वैल्यू निकालनी है। W2 दे रखा है 40 किलोग्राम है W2, बराबर में R1 कितना है, R1 ये 17 है, तो यहाँ 17 का क्यूब करना पड़ेगा, और बट्टे में R2, R2 कितनी है, R2 ये कह रहा है, अच्छा ये R1 इतना, R2 8 है ना, 8 का क्यूब,
उसके बाद हमें निकालना D1 और D2। तो D1 ये 3 है और D2 4 है, तो इसको हम रखेंगे कि ये सर 3 है और ये 4 है। बस अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करके इससे थोड़ा सा कर दे रहा हूँ मैं, ये 10 आ गया, इसका मल्टीप्लाई उधर होगा। 17 का जो क्यूब होता है W1 बराबर ये 17 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई ये 30 बन जाएगा, ये 10 उधर पहुंचेगा 30 और नीचे हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब 512 होता है, तो मैं यहाँ 8 का क्यूब अभी रखने देता हूँ। अब तुम्हारा काम है, देखो ये कैलकुलेशन है भाई, ये कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, इनको ही सॉल्व करना, ठीक है। सॉल्व करने के बाद इनमें से चेक करना कि क्या इस सवाल का जवाब है, इतना तुम्हारा काम है। इसकी कैलकुलेशन है, देखो ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर में पूछा है, इसका मतलब इस सवाल की तुमसे कैलकुलेशन वो करवाना चाहता है, तो तुम इनमें से कर लेना। और इसने ये भी बोला है कि अनुपातिक बताओ, अनुमानित वजन बताओ, तो अनुमानित का मतलब हम यहाँ पर डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते। इकाई का अंक की बात करेंगे तो इकाई का अंक भी नहीं बता सकते, क्योंकि अनुमानित बात कर रहा है। देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो आएंगे नहीं, ये कन्फर्म है, क्योंकि नीचे से 30 में से 15 और ये बचेगा नीचे फिर 4, 4 का भाग लगेगा, तो इस बात की गारंटी है यहाँ पर पॉइंट में कुछ आंसर आएगा, तो ये तो आएगा नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो होगी नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब तुम्हारा ये काम है कि भाई इसकी कैलकुलेशन करके इन दोनों में से चेक करो। वैसे आंसर इसका ये आना चाहिए, ये वाला। अब इसकी कैलकुलेशन करना कितना आंसर आ रहा है, ये तुम्हारा मैंने काम छोड़ दिया। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इसके बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी हल कर लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, ये दोनों के दोनों सवाल बहुत ही अच्छे लेवल के हैं। तो एक काम करना, आप इस वीडियो को रोक के पहले ये चेक कर लेना कि क्या इन दोनों में से आप एक भी सवाल कर पाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों से इन दोनों में से एक भी सवाल सॉल्व नहीं होना है, इस बात की गारंटी है ना, तो इसको चेक कर लो। तो चलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को रोक के इनको ट्राई कर लिया होगा और एक नाकाम कोशिश कर ली होगी। तो चलिए हम इन सवालों को हल करते हैं कि ये आखिरकार कैसे किए जाएंगे। इस टाइप के ये एकदम हार्डेस्ट लेवल के सवाल हैं। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। एक इंजन द्वारा कोयले की खपत सीधे उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है। यदि देखो हमने केवल इतना पढ़ा कि एक कोयले की जो खपत है, खपत को बोलते हैं कंजम्पशन, ये इसके वेग के वर्ग की और कैसी है, समानुपाती है। इसके जो वेग है ना उसके वर्ग के समानुपाती है। तो हम यहाँ से एक इक्वेशन बना सकते हैं। यहाँ खपत को माना हमने c और ये समानुपाती है इसकी जो वेलोसिटी है उसके वर्ग के समानुपाती है। तो हम यहाँ से हम इसका इक्वेशन बना सकते हैं, ये C1 बट्टे C2 बराबर V1 बट्टे V2, और अगर हम चाहेंगे तो इनका होल वर्ग कर सकते हैं, क्योंकि इस पे भी वर्ग है इस पे भी वर्ग है, तो हम यहाँ होल वर्ग लगा सकते हैं। ये वर्ग लगा दिया, ये तो हमने इक्वेशन बना लिया। हमने पहली लाइन पढ़ी और आराम से हमने देखा कि सर ये है सिचुएशन, ठीक है। अब इसने बोला कि जब 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, ये जो वेग है तो V1 दिया है ये, तो हम इसको मानते हैं सर ये जो है ना ये V1 की वैल्यू होगी। तो ये जो खपत है ना 100 किलोग्राम होती है, तो इसका मतलब ये C1 की वैल्यू है, खपत 100 किलोग्राम होती है। अब आगे पढ़ेंगे, यदि कोयले की कीमत, देखो यहाँ जो है ना ये एक अलग ही डेटा दे दिया, कोयले की कीमत दे दी। तो ये जो है ना ये वाली कोयले की जो कीमत है वह 50 पैसे प्रति किलोग्राम है, मतलब 1 किलोग्राम कोयला 50 पैसे का आता है, ये इसने कीमत दी है। और ये कह रहा है कि और दूसरी स्थिति का मतलब V2 चाल से चलवाएगा गाड़ी को, तो दूसरी स्थिति में 32 रुपये प्रति घंटे है, मतलब ये खर्च जो है ना, दूसरी स्थिति मतलब V2 चाल से अगर गाड़ी चलेगी तो इसका जो खर्चा आएगा वो 1 घंटे में 32 रुपये का आएगा। ये खर्चा भी दे दिया, ये एक्सपेंडिचर भी दे दिया है, एक ये अलग वेरिएबल है। तो अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि 160 किलोमीटर की यात्रा, 160 किलोमीटर की यात्रा में जो इंजन होगा वह कितना कोयला खाएगा। इंजन ये कौन सा इंजन है भाई, रेलगाड़ी की इंजन की बात हो रही है ना, तो बहुत सारे बेचारे इसी में कन्फ्यूजन होंगे, ये सर इंजन है, इंजन कोयला, इंजन तो वो ट्यूबवेल पे लगा रहता है, अरे वो नहीं है।
ये कोयले वाली रेलगाड़ी है और उसका इंजन है। तो ये कह रहा है कि 160 किलोमीटर अगर हम उसको चलवाएं, अगर हम 160 किलोमीटर उसको चलवाएंगे इंजन को, तो कोयला वह कितना खाएगा यही बताओ। ये सब देखो किलोग्राम में दिया है, इसका मतलब 160 किलोमीटर गाड़ी को चलवाओ तो कितना कोयला खाएगी वो बतानी है। तो देखो हम यहाँ से एक बात समझ सकते हैं, हमें 160 किलोमीटर गाड़ी चलवानी है। अगर हम कैसे भी करके दो चीजें निकाल लें, एक चीज कि सर 160 किलोमीटर चलने में कितना इसको समय लगेगा, समय अगर हमारे पास हो, और दूसरा हो कि सर 1 घंटे में कितना कोयला खाती है। अगर ये दो चीजें होंगी तो आराम से मल्टीप्लाई करके उत्तर निकाल लेंगे। इसने कहा है कि कोयला कितना खर्च करेगा, तो हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए कि सर हम अगर ये निकाल लें कि गाड़ी को 160 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, वह समय निकाल लें। और ये जो दोनों वेरिएबल हैं इनकी सहायता से हम निकाल लेंगे कि अगर गाड़ी 1 घंटे में कितना कोयला खाती है वो हम निकाल लेंगे, और घंटे की संख्या हम निकालेंगे इतने घंटे तक इसने यात्रा की, तो आराम से दोनों का मल्टीप्लाई करके खपत निकाल लेंगे। तो हमारे पास दो चीजें निकालने के लिए हैं। एक तो निकालो सर समय, समय कैसे निकलेगा कि भाई ये 160 किलोमीटर की दूरी है, देखो दूरी इसने दी है। हम अगर बात करेंगे सर दूरी की, तो दूरी ये दे रखा है, दूरी इसने दी है कितनी है 160 किलोमीटर। और यहाँ से चाल जो है ना, चाल चाल हम निकाल सकते हैं। वो चाल कहाँ से निकलेगी, वो इसको सॉल्व करके निकलेगी। तो जब दूरी हमें मिल जाएगी और अगर हमको चाल मिल जाएगी, तो सर हम इन दोनों को कैलकुलेट करके समय का फॉर्मूला जानते हो, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यहाँ से हम आराम से समय निकाल सकते हैं। तो एक वेरिएबल तो हम यहाँ से निकालेंगे कि आखिरकार 160 किलोमीटर चलने में इस रेलगाड़ी को समय कितना लगेगा। तो वो समय हम यहाँ से कैलकुलेट करके निकालेंगे, क्योंकि ये दिया है दूरी, और चाल हम इसको सॉल्व करके निकालेंगे। अब हम इन दोनों वेरिएबल पर ध्यान देते हैं। हमने अब दूसरा हमें ये भी तो बताना है कि 1 घंटे में, समय हम यहाँ से निकालेंगे घंटों में, फिर हम इन दोनों को मिलाकर ये चेक कर लेंगे कि 1 घंटे में कितना कोयला खाती है गाड़ी। तो 1 घंटे में कितना कोयला खाती है उसके लिए मैं इस वाले डेटा को जरा लिखता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है कि सर 50 पैसे का मतलब होता है 0.5 रुपए, इतने में 1 किलोग्राम कोयला खाती है। बताओ यही तो है। ये जो कोयले की जो कीमत है, कीमत दिया है कि भैया आधे रुपए का, 0.5 रुपए का 1 किलोग्राम कोयला आता है। अब इसने बताया है कि भाई दूसरी वाली कंडीशन में जब V2 चाल से चलेगा तो 1 घंटे में 32 रुपए खर्च होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं कि आखिरकार 32 रुपए में कोयला कितना आएगा, वही 1 घंटे की कोयले की खपत निकल आएगी। तो हम देखेंगे कि सर 0.5 आधा रुपया है, जो आधा रुपया है, आधे रुपए में 1 किलोग्राम कोयला आता है, तो सर 32 रुपए में कितना आएगा। आधे का ये 64 गुना होता है, तो सर 64 का गुणा यहाँ कर देंगे, इसका मतलब 64 किलोग्राम कोयला बनेगा। ये हमारे कोयले की कीमत निकल आई। केवल दूसरी वाली कंडीशन में कोयले की खपत कितनी होगी, तो दूसरी वाली कंडीशन में ये निकल आया 1 घंटे में कोयले की खपत। तो हम इसको वैसे C2 मान सकते हैं, ये C2 मत मानो, हाँ C2 है ये। दूसरी वाली कंडीशन में कोयले की खपत कितनी करनी होगी, C2 हमने यहाँ से निकाल लिया कि, और हमें ये भी पता चल गया ये C2 भी काम करेगा और यही काम करेगा कि 1 घंटे में कितने किलोग्राम कोयला खाएगी। ये दो चीजों का काम करेगा, एक तो ये काम करेगा C2 का, और दूसरा काम करेगा कि 1 घंटे में कोयले की खपत, ये जो 64 है वो दो चीजों का काम करता है। तुम कहोगे सर C2 का काम क्यों कर रहा है, इसने बोला है C1 100 किलोग्राम अगर होती है खपत, तो इसकी चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो हम अगर 64 किलोग्राम, क्योंकि ये क्या है प्रति घंटे, 1 घंटे की है ना, तो इसीलिए ये 1 घंटे की खपत है। अगर हम इतनी खपत रखेंगे तो 1 घंटे की चाल निकल आएगी। इसका मतलब ये C2 की वैल्यू मानेंगे तो यहाँ से V2 निकल आएगा। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। C1 कितना है सर 100 है, यहाँ हमने रखा 100 बट्टे में C2 अगर हम 64 किलोग्राम रखेंगे, ये C2 हो गया
100 किलोग्राम खपत करता है तो चाल है इसकी 40, तो हम यहाँ रख देंगे सर ये है 40 बट्टे यहाँ V2 64 किलोग्राम खपत में करने में कितनी चाल होगी वो चाल निकल आएगी। इसका हो रहा है ये स्क्वायर, बराबर में कर देंगे। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व करने के लिए ये जो है ना 100 किलोग्राम और ये जो वर्ग है, वर्ग जब इधर आएगा तो वर्गमूल बनेगा, जब वर्गमूल बनेगा तो ये 10 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं ये सर 10 हो गया और ये हो चुका है 8, बराबर में ये हो चुका है 40 और ये हो गया V2। अगर 0 से 0 देखें तो ये कट रही है, V2 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से जो V2 निकल के आएगा वो 8 चौक 32 निकल के आएगा, 32 किलोमीटर पर आवर निकल आया। अब हमें पता है सर दूरी कितनी है, ये सवाल में दिया है 160 और ये कितना है, ये 32 हमने निकाल लिया है। ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटे में है, तो हम समय निकाल सकते हैं यहाँ से। समय कितना होगा, तो सर समय कितना होगा, समय होता है दूरी बट्टे चाल, दूरी है 160, तो 160 में अगर 32 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 5 निकल कर आएगा, 5 घंटे 5 आवर निकल आया। तो हमें पता चल गया कि सर गाड़ी को 160 किलोमीटर की यात्रा करने में 5 घंटे का समय लगेगा। और हमने ये निकाल लिया है कि सर 1 घंटे में कोयला कितना खाती है, 64 किलोग्राम खाती है, तो फिर 5 घंटे में कितना खाएगी। तो हम इसकी खपत निकालेंगे, इसकी जो वास्तविक खपत है, वास्तविक खपत जो पूछी है वो 5 गुणा 64 कर देंगे, 5 चौक 20 और 5 छके 30, 320 किलोग्राम निकल कर आएगी। इस सवाल का जो जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो ध्यान से इसको एक बार और देखो, समझ में आ जाएगा। मैंने हर एक चीज को बड़ी डिटेल में समझाया है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन ALP RRB ALP एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया सवाल है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये जो है ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम पहले पढ़ते हैं कि एक इंजन 20/3 मीटर पर सेकंड की गति से आगे बढ़ सकता है। ये इंजन की वास्तविक चाल है। ये इंजन भी रेलगाड़ी का ही है। जब कोई भी डिब्बा इंजन में संलग्न नहीं होता, मतलब जब इंजन में एक भी डिब्बा हम ना लगाएं तो डिब्बे की जो चाल होगी वह 20/3 मीटर पर सेकंड होगी। फिर ये कह रहा है कि तथा ट्रेन की गति में कमी, यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ट्रेन की गति में जो कमी है वह सीधे इंजन से जुड़े डिब्बों की संख्या, तो डिब्बों की संख्या के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। तो देखो जितना भी मैंने अंडरलाइन किया है वहां से मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं कि ये जो गति में कमी है मतलब वेग में कमी है, v कमी है, ये समानुपाती है डिब्बों की संख्या, उसको हम मानते हैं कैपिटल N, डिब्बों की संख्या के वर्गमूल, इनके वर्गमूल के समानुपाती है। ये ऐसा सवाल में बोल रखा है। तो अगर ये दिया है तो हम इससे गणित में इसको कन्वर्ट करके मतलब इसको समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा v कमी, चाल में कमी 1 बट्टे ये चाल में कमी, यहाँ पर कमी 2 है, ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर डिब्बों की शुरुआत में संख्या और डिब्बों की बाद में संख्या, ये लगा दिया अंडर रूट। ये इक्वेशन हमने बना लिया। ये इक्वेशन हमने ये जो अंडरलाइन किए हैं वहां से निकाला है और ये हम समझते हैं, ये हम जानते हैं। अब हमने देखा कि जब इंजन में 4 डिब्बे लगे हैं तो ये जो 4 है ना, ये 4 ये क्या है, ये N1 की वैल्यू है। अगर 4 डिब्बे लगे हैं मतलब हम जानते हैं कि सर N1 दे दिया, N1 बराबर कितना है, 4 है, 4 है। अब ये कह रहा है कि जब 4 डिब्बे लगे हैं तो रेलगाड़ी की चाल पता है कितनी है, रेलगाड़ी की चाल है 50/9 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ये चेक करते हैं कि जैसे ही देखो शुरुआत में जब डिब्बा अकेला था तो उसकी चाल ये थी 20/3 और जब 4 डिब्बे जोड़ दिए तो चाल घटकर इतनी हो गई होगी। तो अब हम पता क्या निकाला, हमें निकालनी है कमी, हमें तो कमी निकालनी है ना V1। हमें निकालनी क्या है, हमें निकालनी है V1, V कमी 1, ये निकालनी है V कमी 1। तो सर देखो 4 डिब्बे लगाने के कारण
ये इतनी चाल से चल रहा है, तो सर कमी कितनी आई होगी? पहले ये चल रहा था 20/3 से, और कितनी कमी आई होगी, तो इसमें से इसको निकाल देंगे, क्योंकि इतनी चाल से पहले वो चल रहा था और अब 4 डिब्बे लगाने के बाद वो इस चाल से चल रहा है, तो ये कम चाल होगी। तो इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो कमी निकल आएगी। तो हम 20/3 और माइनस कितना है 50/9। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इसको 9 बना लेते हैं, 3 का नीचे गुणा करते हैं, 3 का ही गुणा ऊपर कर लेंगे, तो ये 60 हो गया। 60 में से 50 गया तो बचा 10, और ये नीचे आ गया, तो कुल मिलाकर ये आ गया 10/9। ये आ गया V1 कमी की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ से थोड़ा सा और ध्यान देना है। वो कह रहा है कि डिब्बों की अधिकतम संख्या बताओ ताकि ट्रेन केवल चल सके। वो कह रहा है कि वो कितने अधिकतम डिब्बे होंगे जितने डिब्बों को लेकर ट्रेन बस चल सकेगी, धीमे धीमे चल पाएगी। तो हम पता है क्या करते हैं, हम निकालते हैं उन डिब्बों की संख्या, जितने डिब्बे, वह अधिकतम डिब्बों की संख्या पहले हम निकालते हैं जितने डिब्बे लगाने पर ट्रेन खड़ी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें N2 निकालना है अभी। N2 हम अभी निकालेंगे। ये कौन से डिब्बे हैं? वे अधिकतम डिब्बे हैं जितने डिब्बे अगर ट्रेन में लगा देंगे तो ट्रेन रुक जाएगी। फिर हम क्या करेंगे कि जितने डिब्बों की संख्या, जैसे मान लो कि 20 डिब्बे हैं, 20 डिब्बे लगाने पर ट्रेन खड़ी हो गई, तो 20 के बाद फिर उसमें से एक निकाल लेंगे। एक जैसे ही निकालेंगे वैसे धीमे धीमे ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, उन डिब्बों की संख्या निकालनी है जिन पर ट्रेन खड़ी हो जाएगी। तो हम खड़ी होने का मतलब पता है क्या है, उसकी चाल में, उसकी रियल चाल थी 20/3, इतनी की घटानी पड़ेगी, पूरी की पूरी ये चाल कम करनी है। तो चाल कम करनी है, ये तो V2 का काम ये हो जाएगा। यहाँ से जो V2 का काम हो जाएगा वो V2 का काम ये करेगा, क्योंकि इतनी पूरी की पूरी चाल घटानी है। तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट इनकी वैल्यू रखेंगे। V1 कमी कितनी है? V1 कमी निकले 10/9, तो यहाँ रखा 10/9 अपॉन में, और यहाँ पर ये 4 डिब्बे लगे हैं तब ये कमी हुई है। अब हमें यहाँ पर डिब्बों की वो संख्या बतानी है जिन पर इसकी चाल पूरी घट जाएगी। तो पूरी कितनी है इसकी चाल? 20/3, तो 20/3 हमको ये घटानी है, 20/3 घटानी। यहाँ पर ये अंडर रूट है ये। अब बस इसको सॉल्व करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो, इससे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से ये 3 बार कटेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ ये जो निकल के आएगा वो होगा 1/6 और बराबर ये 4/N2 का ये जो वर्गमूल है, ये इसका वर्गमूल है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर ये जो है ना वर्गमूल, अब इधर भेजेंगे तो ये वर्ग बना लेगा, ये वर्ग बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, तो N2 तो ये ऊपर चला आएगा और 36 का गुणा हो जाएगा 4 में। तो यहाँ से जो N2 की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 144। अब कुछ जल्दबाज होंगे, वो कहेंगे 144 आंसर आ गया, 144 पहले नंबर पर रखा है, आराम से टिक लगा के भाग जाओ। गलत हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दो। ये हमने कौन से डिब्बों की संख्या निकाली है? ये वे अधिकतम डिब्बे हैं जिन पर ट्रेन खड़ी हो जाएगी, मतलब इसकी जो चाल थी 20/3 पूरी की पूरी कम हो जाएगी, घट जाएगी। तो पूरी घटा दी, इसका मतलब ये वो अधिकतम डिब्बे हैं, इन डिब्बों को लगा देंगे तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी, और हमें गाड़ी चलवानी है। तो एक काम करो, इसमें से एक निकाल लो, एक डिब्बा निकाल लो। तो यहाँ पर जो इसने पूछा है वास्तविक डिब्बे जो पूछा है वह 144 में से एक घटाना पड़ेगा 143। ये इस सवाल का जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो इस क्लास को एक बार और ध्यान से देख लो, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।